सुख दुख, उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन हर इंसान के जीवन में एक ना एक बार आता ही है। यदि कोई इंसान आज जीवन में सुख भोग रहा हो और सोचे कि उसके जीवन में दुख कभी भी नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। वो इंसान जो लगातार कामयाबियों की ऊंचाइयों पर आगे बढ़ रहा हो, सफलता को रोज हासिल कर रहा हो, प्राप्त कर रहा हो, तो उसकी लाइफ में कभी डिक्लाइन फेस नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। सुख दुख और उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन में आते हैं, जाते हैं। हर किसी के जीवन की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं। ये उन्हीं स्थितियों और परिस्थितियों के अनुभव के हिसाब से जीवन में हर किसी के सुख और दुख का अनुभव भी हर किसी का अलग अलग होता है। जब तक परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल होती हैं तब तक सब कुछ सही होता है, लेकिन जब परिस्थितियाँ हमारे विपरीत खड़ी होती हैं तो सबसे पहले हम धैर्य का साथ छोड़ देते हैं और धैर्य का साथ छोड़कर विपरीत परिस्थितियों में अपने जीवन में बुरी तरीके से टूट जाते हैं। जहाँ एक तरफ विपरीत परिस्थितियों में लोग टूट जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि इन परिस्थितियों को बदलकर खुद को तोड़ते नहीं बल्कि रिकॉर्ड ही तोड़ देते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही इंसान की जिन्होंने अपने जीवन के सबसे कड़े इम्तिहान को सफलतापूर्वक पार ही नहीं किया, बल्कि दुनिया के सामने ये भी साबित करके दिखाया कि वो एक बहुत ही धैर्यवान और बहुत ही स्किलफुल व्यक्ति हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 21 जनवरी 1910 हंगरी बुदापेस्ट में जन्मे कार्लोई टकास्की। इनके जीवन से हम सीखेंगे कि जीवन में कड़ी मेहनत करके ना ही सिर्फ सफलता हासिल की जाती है, बल्कि किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में अपने धैर्य को साधकर, अपने धैर्य का साथ ना छोड़कर अपनी ज़िंदगी के कड़े से कड़े इम्तिहान में आगे बढ़ा जाता है। नमस्कार योगीस, मैं इफ्तिखार स्वागत करता हूँ फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल योगा विद इफ्तिखार में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमें पेशेंस लाइफ में किस तरीके से रखना चाहिए कार्लोई टकास्की की ज़िंदगी से। लोग अक्सर कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए साहस का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों साहस से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में धैर्य का होना। मैंने अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है जो इनके पास स्किल तो ज़बरदस्त है, साहस भी ज़बरदस्त रहा है, यानी कि कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त लेवल का रहा है, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए या सक्सेस के उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जहां तक उनको पहुंचना चाहिए था, क्योंकि उनके पास उस तरीके का पेशेंस लेवल नहीं था, उस तरीके की सहनशीलता या धैर्य आप कहें वो नहीं था। अक्सर लोग जीवन में इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं कि उनके पास पैसा तो होता है, साहस भी होता है, स्किल भी उनका ज़बरदस्त होता है, लेकिन फिर भी वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए नहीं कि ये सब कुछ होने के बावजूद वो आगे नहीं बढ़े। सबसे बड़ी वजह अगर यहाँ पर होती है तो लोगों के पास धैर्य ना होने। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कार्लोई टकास्की। कार्लोई टकास जो कि 1930 में हंगरी की मिलिट्री में भर्ती होते हैं, और जब वो मिलिट्री में भर्ती होते हैं तो उनकी रुचि निशानेबाजी में यानी कि बंदूक चलाने में बढ़ जाती है। तो इस रुचि में वो दिन प्रतिदिन उनकी रुचि बढ़ने लगती है और इसमें और अभ्यास करने लगते हैं, इसमें और अपने आप को टैलेंट बनाने के लिए रोज़ कोशिश करते हैं। अब उनकी ये मेहनत, उनका ये अभ्यास रंग लाती है। वो वहाँ की जो छोटी मोटी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। वहाँ जो छोटे मोटे कंपटीशन होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, और इस पार्टिसिपेट करने का उनको फ़ायदा भी होता है, वो जीतते चले जाते हैं। धीरे धीरे करके वो वहाँ की जो नेशनल चैम्पियनशिप्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, और सिर्फ पार्टिसिपेट भी नहीं करते, वो उसको जीतते चले जाते हैं। उनकी इस प्रतिभा, इस स्किल को देखकर वहाँ के लोगों को लगता था कि एक 1936 के ओलंपिक में ये हमारे देश को शूटिंग में गोल्ड मेडल जरूर दिलाएंगे, और ये अब इनका भी सपना बन जाता है। 1936 के ओलंपिक में भाग लेने के लिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम इनके साथ हो जाती है। ये थे मिलिट्री में, और मिलिट्री का रूल था कि वहाँ के ऑफिसर ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, वहाँ के आर्मी मैन नहीं। तो ये भी आर्मी मैन थे, ये ऑफिसर नहीं थे। इन्होंने बड़े ही पेशेंसफुली ये डिसीज़न लिया कि मैं 1936 के ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा 1940 के ओलंपिक में पार्टिसिपेट करूंगा, तब तक मैं अपने आप को और अच्छे से तैयार करूंगा। हालांकि 1936 के ओलंपिक में भी बिल्कुल तैयार थे, ये वहाँ पे नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा करे थे और वहाँ के नेशनल चैम्पियनशिप्स को जीत भी रहे थे, लेकिन इन्होंने बहुत ही पेशेंसफुली ये डिसीज़न लिया। ये डिसीज़न
इनकी लाइफ का कितना सही होता है कितना गलत, ये हम आगे देखेंगे। क्योंकि अक्सर हम लाइफ में डिसीज़न तो ले लेते हैं अपने हिसाब से सही देख करके, लेकिन जब उस डिसीज़न के बाद ज़िंदगी अपनी परिस्थिति को बदलती है, जब इन्वायरमेंट को चेंज करती है और वो जब अप एंड डाउन सामने आते हैं, तब हमको लगता है कि यार वो डिसीज़न मुझे नहीं लेना चाहिए था, मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था, मुझे वैसा कर लेना चाहिए था। आज के इस टाइम का युवा होता तो कहीं ना कहीं वो मिलिट्री छोड़ करके कहता है कि मैं ओलंपिक में आगे पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, मैंने अपने आप को बना लिया है, मैंने अपने आप को इतना काबिल बना लिया है, क्यों वेट करूँ, मैं छोड़ता हूँ मिलिट्री की जॉब, आराम से ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता हूँ, यहाँ पे जीत जाऊँगा, फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ऐसा भी करते हैं। कई बार लोग इम्पेशेंसफुली आकर के डिसीजन तो ले लेते हैं, फ्यूचर का नहीं सोच पाते हैं। अक्सर होता है लोगों के साथ कि वो इम्पेशेंसली आकर डिसीजन ले लेते हैं और फ्यूचर का नहीं सोच पाते, लेकिन इन्होंने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे डिसीजन लिया। 1936 से कहानी आगे बढ़ती है धीरे धीरे और ये अपनी प्रैक्टिस चालू रखते हैं, बिल्कुल तैयारी कर रहे होते हैं 1940 में ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने की। लेकिन यहीं पर 1938 इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं। सिर्फ टर्निंग पॉइंट ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा ट्रेजेडिक पॉइंट था इनकी लाइफ का। वो ट्रेजेडी ये थी कि इनका जो राइट हैंड होता है, मिलिट्री की एक ट्रेनिंग के दौरान इनके इस राइट हैंड में बम फट जाता है, हैंड ग्रेनेड फट जाता है और इनका वो दाहिना हाथ इनके शरीर से अलग हो जाता है। 1938 में ये अपने आप को अस्पताल में पाते हैं, जहां देखते हैं ये कि इनका दायां हाथ अब इनके शरीर का हिस्सा नहीं रहता। दुख तो बहुत हुआ होगा, हर इंसान को होगा। एक ऐसा हाथ जिससे आप अपने जीवन का सपना सजोकर बैठे हुए हैं कि मुझे अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आना है, 1940 में, और 2 साल पहले ये हादसा आपके साथ हुआ। दुख होगा, रियली होगा, इनको भी हुआ होगा, हर इंसान को होता है। लेकिन कोई इंसान इस दुख को पकड़ के बैठ जाएगा जीवन भर के लिए, कोई साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल या सदैव जीवन के लिए इसी दुख के साथ फंस के रह जाएगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पर ऐसा नहीं किया। इन्होंने दुख के बजाय अपने आने वाले सुख पर फोकस किया, जो कि छुपा था इनके लेफ्ट हैंड में। इनका राइट हैंड जो इनकी बॉडी से अलग हो चुका था, लेकिन इन्होंने अपना फोकस पूरा का पूरा उठा कर डाल दिया अपने लेफ्ट हैंड। अब पूरा ध्यान अपने लेफ्ट हैंड पर लगाया और लगभग 1 महीना अस्पताल में रहे। 1 महीना अस्पताल में रहने के बाद ये वापस आए और इन्होंने वहाँ पर सेना में, मतलब एक हाथ से गोली चलाने वाले सिपाही के रूप में भर्ती रहने की अनुमति मांगी और इनको मिकलस हॉर्ती के थ्रू एक पर्सनल लेटर भी मिला, जिसके थ्रू ये सेना में एक हाथ से गोली चलाने वाले सैनिक के पद पर रह सकते थे। और ये एक हाथ से गोली चलाने वाले सैनिक के पद पर सेना में रहे और बड़ी ही सीक्रेट तरीके से इन्होंने अपने आप को ट्रेंड करने की कोशिश की, अपने लेफ्ट हैंड को ट्रेंड करने की कोशिश की। लेफ्ट हैंड एक ऐसा हैंड जिससे कि ये ठीक से लिख नहीं सकती थी, और अब इस हाथ से इनको अपने राइट हैंड का सारा काम करना था, जो कि ठीक से नहीं हो सकता था। और सिर्फ काम ही नहीं करना था, बल्कि पूरा करना था अपने उस सपने को जो इन्होंने देखा था ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल लेकर आने का। ये अपने आप को तैयार करने की शुरुआत करते हैं। दर्द भी बहुत होता है, कहीं ना कहीं ये राइट हैंड इनका कटा हुआ था, ये दर्द, ये दुख था, लेकिन इससे उभर कर इन्होंने पूरा फोकस अपने लेफ्ट हैंड पे किया। और लोग जहाँ सालों साल लगाते हैं, सालों साल या जीवन भर अपने गम में रह जाते हैं, ये अपने गम में नहीं रहे, बल्कि मात्र 7 महीने में ये प्रैक्टिस करते हैं 10 से 15 हज़ार फायर शूटिंग करने की अपने लेफ्ट हैंड से। और 1939 में जब हंगरी में नेशनल चैम्पियनशिप होती है, तो ये नेशनल चैम्पियनशिप में एक बार फिर से वापस आते हैं। इनके जीवन में जहां इनका सबसे कड़ा एग्ज़ाम लिया था, इनका राइट हैंड लेकर के अपने इस कड़े एग्ज़ाम को इस बार ये पास आउट करने आए थे। और ये आते हैं नेशनल चैम्पियनशिप में, जहां पर आए और भी शूटर्स इनको देखते हैं, तो उनको लगता है कि शायद ये यहाँ का मैच देखने आए होंगे, ये देखने आएंगे कि मतलब शूटिंग मैच कैसा हो रहा है क्या नहीं। तो इनको लोग देखते हैं, सैम्पति भी देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं, कहते हैं कि यार जो भी वैसे हुआ, लेकिन आप यहाँ पर आए हो मैच देखने के लिए। इसे कहते हैं कि आपका इस खेल से कितना लगाव है। ये एक जो पेशेंसफुल व्यक्ति की पहचान होती है ना, वो ये होती है कि वो सामने वाले की बात को बड़े ही शांति से, बड़े ही इत्मीनान से सुनता है,
सबकी बात को सुनता है, समझता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है या दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है, और बड़ी ही पेशेंसफुली वो अपना जवाब दे। ये सबकी बात को सुनते हैं और उसके बाद ये जवाब देते हैं कि तुम लोग जैसा सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ तुम्हारे मैच देखने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूँ। चलो तैयार हो जाओ और मेरे साथ कॉम्पीट करो। सब लोग देख करके मतलब आश्चर्यचकित, यार कैसे ये बंदा अभी 7-8 महीने पहले इसका हाथ इंजर्ड हुआ और 7-8 महीने में इसने कैसे लेफ्ट हैंड को ट्रेन कर लिया और आता है हमसे कॉम्पीट करने के लिए। चलो ठीक है, देखते हैं। कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से। उनके पास 2 हाथ थे। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का राइट हैंड ही बेस्ट होता है। इनके पास तो अपना एक ही हाथ था, वो था लेफ्ट। अब बेस्ट हो या ना हो, कॉम्पीट करने के लिए बस इनके पास यही एक हाथ था। तो सब ने अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट किया और इन्होंने अपने ओनली 1 हैंड से कॉम्पीट किया। और लास्ट में जीता कौन? द मैन ओनली विद 1 हैंड, कार्लो इटकास। जी हाँ दोस्तों, 1939 में इन्होंने हंगरी में हुई नेशनल चैम्पियनशिप को जीत करके ये साबित नहीं किया कि मैं काबिल हूँ, बल्कि ये साबित कर दिया कि इंसान की परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सच्चे दिल से, सच्ची लगन और कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहे तो उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे उसके जीवन में उसका दाहिना हाथ ही क्यों ना हो जो उसके शरीर से अलग उठे हो। 1939 में ये चैम्पियन बने और उस वक्त इन्होंने जो अंक बनाए अपना 523 का, वो भी बहुत बेस्ट था। अब आगे इंतज़ार था 1940 के ओलंपिक का, लेकिन ज़िंदगी ने इनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया था 1936 से, जब इन्होंने ओलंपिक में कॉम्पीट कर सकते थे, लेकिन मिलिट्री में एज अ आर्मी मैन होने की वजह से ये कॉम्पीट नहीं कर पाए क्योंकि ये ऑफिसर नहीं थे। 1940 में जो ओलंपिक्स वहाँ पर होने होते हैं तो वो वर्ल्ड वार की वजह से कैंसिल हो जाते हैं। अब बुरा तो ज़रूर लगेगा, जहाँ 1936 में ऐसा होना चाहिए था वैसा वो नहीं पाया, पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। लेकिन 1938 में इनके साथ ये हादसा होता है, उस हादसे से निकल के बाहर भी आ जाते, अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन अब तो बड़ी शिद्दत के साथ तैयारी होती है ना सामने पहुंचने की, 1948 में कम्पीट करने की। कैंसिल हो जाता है वर्ल्ड वार की वजह से। लेकिन ये अपना धैर्य नहीं खोते, ये अपना पेशेंस नहीं खोते और अपना पूरा फोकस उठा करके कर देते हैं 1944 के ओलंपिक पे अपनी पूरी तैयारी के साथ। थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, योग में लोग आते हैं वेट लॉस करने के लिए कि हमें वेट लॉस करना है, आते हैं महीना 2 महीना 3 महीने योगा करते हैं और कहते हैं हमारा वेट ही लॉस नहीं होता है। वो शरीर जिसको आपने 5, 10, 15, 20, 25 सालों से मोटा बनाए रखा, गलत डिसिप्लिन, गलत खान पान की वजह से आप मोटे होते रहे, और उस शरीर को आप 2 से 3 महीने में पतला करना चाहते हो, वेट रिड्यूस करना चाहते हो, कैसे हो सकता है? कई बार तो ऐसा होता है कि 5 से 6 महीने, 8 महीने लोग प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके उनका स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़ता है। और उस स्ट्रेंथ से जब वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, निरंतर योगासन करते हैं या कोई भी फिटनेस के रिलेटेड फील्ड में कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, वो तो जाके 6 महीने, साल भर के बाद जाके बहुत से लोगों का वेट रिड्यूस होता है। क्या पता आप भी उनमें से एक हो। लेकिन लोगों को पेशेंस उस लेवल का नहीं होता, लोगों को रिजल्ट बहुत ही इंस्टेंटली चाहिए। लेकिन यहाँ इनकी ज़िंदगी ने देखिए कितना बड़ा एग्जाम दिया था। इनका राइट हैंड इनकी बॉडी से अलग हो जाता है। दुनिया सोचती है कि शायद अब कुछ नहीं कर पाएगा। जब कंपटीशन में पहुंचते हैं तो लोगों को लगता है कि ये तो देखने आया होगा, नहीं, लेकिन वहाँ पे एक अलग ही जवाब लिए खड़े हुए थे कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूँ। 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल होते हैं, ये अपना पूरा फोकस 1944 के ओलंपिक्स में डाल देते हैं। पूरा का पूरा ध्यान वहाँ पे रोज़ की प्रैक्टिस, रोज़ की तैयारी वैसे ही चल रही होती है। कभी भी ये अपनी प्रैक्टिस से अलग नहीं होते, किसी भी दिन अपनी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ते, क्योंकि ये अपने उस सपने से प्यार करते थे और उस सपने को प्यार करते थे अपनी रोज़ की प्रैक्टिस को रोज़ करके, रोज़ आगे बढ़ के। अगर हमारे जीवन में कभी वक्त हमारा इस तरीके का इम्तिहान लेने लगे तो हम वक्त का सदुपयोग नहीं करते, बल्कि अपना फोकस कहीं इधर उधर रख करके डिस्ट्रैक्टिव हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसलिए हम स्टैक हो जाते हैं और अपना फोकस इधर उधर रखने की वजह से अपने गोल पे फोकस नहीं रह पाते। यहाँ तक कि 1939 में जब इन्होंने वहाँ की नेशनल चैम्पियनशिप जीती थी तो उस वक्त मीडिया इस तरीके की नहीं होती थी। आज तो हर एक के हाथ में मीडिया है। उस वक्त क्या होता था, न्यूज़पेपर हुआ करते थे, मैगजीन होती थी, टीवी भी घर घर नहीं थे। तो इनको वहाँ के अखबारों ने, वहाँ की मैगजीन में ये बहुत पॉपुलर हुए
बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई कि एक इंसान जिसने कि इतनी बड़ी उसके साथ हादसा हो गया, उसका हाथ चला गया और हाथ जाने के बावजूद भी मात्र 7 महीने में वो वापस आता है अपने आप को तैयार करके और अपने लेफ्ट हैंड से ही प्रैक्टिस करके और नेशनल चैंपियनशिप जीत लेता है हंगरी में। भाई कमाल की बात है। लेकिन ये उस सक्सेस को भी अपने सर पे नहीं चढ़ने देते। 1940 का ओलंपिक भी जो बढ़ जाता है, पोस्टपोन हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, उसको भी ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं उस नेगेटिविटी से भी। लाइफ में लोग अक्सर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा उनके साथ अप एंड डाउन क्या हो जाए, समय अगर उनका इम्तिहान क्या लेने लगे, अगर इंसान फेल हो जाते हैं एक बार 2 बार तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। कई लोग होते हैं जो 2 4 5 बार प्रैक्टिस करते हैं। बिजनेस में लोग होते हैं, आते हैं और आते के साथ ही मतलब उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, उनका बिजनेस चलना चाहिए। बिजनेस ऐसे नहीं चलता दोस्त। बिजनेस में लोग जब आते हैं तो कई बार उनको घाटा का सामना करना पड़ता है, लॉस झेलना पड़ता है। लेकिन लॉस को देखने के लिए, लॉस को झेलने के लिए, लॉस को समझने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। लोग कहते हैं ना कुछ भी करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, नहीं, पहले पेशेंस चाहिए। पेशेंस होगा तभी आप अपना लॉस देख पाओगे, तभी आप अपना नुकसान देख पाओगे। लोगों के अंदर ये पेशेंस ही नहीं होता कि वो लॉस देख पाए। तब जाके वो जब लॉस देखते हैं ना तब समझ पाते कि उनकी गलती कहाँ थी। अब जब वो अपनी गलती को समझ जाते हैं ना तब हिम्मत करके उस जगह पे रोकते हैं, तब वो अपने साहस का परिचय देते हैं और अपने टैलेंट को इस्तेमाल करके वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं और स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके वो अपने बिजनेस को चलाते हैं। अक्सर वही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं जो फेल होते हैं और फेल होने के बाद आगे बढ़ते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पीछे एक बहुत बड़ा या स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा फेलियर छुपा होता है, तब जाकर के वो सक्सेसफुल होता है। और उसको होने के लिए हर इंसान को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं, पेशेंस की ज़रूरत होती है। ये तो 1939 में इनकी लाइफ में जो एग्ज़ाम लिया था, इनका हाथ जो चला जाता है इनकी बॉडी से, तो इनकी लाइफ में इन्होंने 7 महीने में ही प्रूव कर दिया था उस एग्ज़ाम को, उस कड़े से कड़े इम्तिहान को, उस इम्तिहान को बाहर निकल गए थे सफलतापूर्ण 7 महीने में। और इन्होंने प्रूव कर दिया था नेशनल चैम्पियनशिप जीत करके कि मतलब ज़िंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना, इंसान उससे पार निकल सकता है। लेकिन लाइफ तो अब भी एग्ज़ाम ले रही थी ना। 1940 का ओलंपिक कैंसिल होता है, वो जाता है 1944 में, और 1944 का भी ओलंपिक कैंसिल हो जाता है और वो जाकर के पोस्टपोन हो जाता है 1948 के ओलंपिक में। अब ये चीज़ आसान नहीं थी। अब जो इन्होंने 1936 में डिसीज़न लिया था ना, अगर वो डिसीज़न अब ये याद करते होंगे कि 1936 में काश मैंने अगर पार्टिसिपेट कर लिया होता तो एक ओलंपिक गोल्ड मेडल मेरे हाथ में आया होता। लेकिन ये वैसा भी नहीं करते, ये फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, फिर डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ये अपना पूरा का पूरा फोकस उठा के 1948 पे डाल देते हैं। और अब ये आसान नहीं था, ये इसलिए आसान नहीं था क्योंकि 1936 में इनकी उम्र थी 26 साल, 1940 में इनकी उम्र होती 30 साल, 1944 में इनकी उम्र होती 34 साल और 1948 में इनकी उम्र होती 38 साल। 1936 और 1940 से ही जो यंग एज के खिलाड़ी हैं वो आने लगते हैं, और जो यंग एज के खिलाड़ी होते हैं हर 4 साल के बाद आने वाले ओलंपिक के लिए जो खिलाड़ी होते हैं उनको बहुत ही नई टेक्निक के साथ ट्रेंड किया जाता है। और इनका मुकाबला 20 से 25 साल 30 साल के नौजवानों के साथ होने वाला था, जिसमें ये 38 वर्ष के होते। और ये आसान नहीं था क्योंकि आपको 25 मीटर की दूरी पर 12 cm के गोले में 5 फायर करने होते हैं। 5 फायर पहले राउंड में आपको 8 सेकंड में करना होता है, दूसरे राउंड में आपको 6 सेकंड में, और तीसरे राउंड में 4 सेकंड में आपको 5 फायर करने होते हैं। और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने होते हैं। ये आसान नहीं होता है दोस्त। 25-30 साल की उम्र के बाद ना लोगों को 25 मीटर दूरी पे 12 cm का एक गोला सही से दिखता नहीं है, और उसको आप शूट करोगे 4 सेकंड के अंदर में, और उसमें आपको अच्छे मार्क्स लेके आने, वो भी कहाँ, जहाँ दुनिया के बेस्ट से बेस्ट प्लेयर हैं और आपसे ज़्यादा यंग हैं। ये बहुत मुश्किल होता, ये बहुत मुश्किल था इनके लिए। कोई सोच भी नहीं सकता था, कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन फिर भी ये 1948 पे अपना पूरा फोकस रखते हैं, और जब 1948 का ओलंपिक आता है तो ये पहुंच जाते हैं वहाँ पर लंदन। जब ये लंदन में पहुंच जाते हैं तो इनकी वहीं पर मुलाकात होती है कार्लोस एनारिक से। कार्लोस एनारिक जो कि अर्जेंटीना के उस वक्त फेमस शूटर थे, वो अपने देश के चैम्पियन थे। उन्होंने कहीं ना कहीं इनके बारे में पढ़ा था। 1939 का इन्होंने जो मतलब नेशनल चैम्पियनशिप जीती थी वो बहुत ही फेमस हुई थी, तो उसके बारे में पढ़ा था। और उन्होंने इनको देखा और पूछा कि आप यहाँ पे कैसे,
यानी उनको भी लगता था कि इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, 38 की एज हो गई, यहाँ पे अब पार्टिसिपेट क्या करेंगे। 38 की एज चूँकि ऑलरेडी एक हाथ तो जा चुका है, अब तो पार्टिसिपेट करने की बात नहीं बनती। तो यहाँ पे फिर ये अपना पेशेंस, मैंने बताया था ना कि हर एक पेशेंसफुल आदमी का ये सबसे अच्छा स्वभाव होता है कि वो सामने वाले की बात को सुनता है। तो सामने वाले की बात को सुनते हैं और बहुत ही पोलाइटली जवाब देते, कहते हैं कि देखने आया हूँ कि चैंपियन कैसे बनते हैं। मुकाबला शुरू होता है, जब ये कॉम्पीट करने के लिए आते हैं तो इनको देख कर कि वो दन कि यार 38 में भी बंदा अपने उसी वन हैंड से कॉम्पीट करने के लिए आया, कमाल की बात है यार, करे जब मानना पड़ेगा। और लास्ट में 1948 का ये ओलंपिक जीत जाते हैं। 1948 का ओलंपिक ये 1938 की उम्र में जीतते हैं। एक बार फिर इन्होंने इतिहास रच दिया था। और इस बार जो ये ओलंपिक में इन्होंने जीत हासिल की थी, 580 अंक इन्होंने अपना बेस्ट बनाया था। कब? 1939 में, जब इन्होंने वहाँ की हंगरी की नेशनल चैम्पियनशिप जीती थी, जब ये अपने लेफ्ट हैंड को 7 महीनों में ट्रेंड करके आए थे। 523 अंक बनाए थे इन्होंने। और इस बार इन्होंने 1948 यानी कि 38 साल की उम्र में, वहाँ से उम्र 9 साल और बढ़ गई। 9 साल बढ़ने के बाद कहाँ बनाया इन्होंने? 580 अंक ओलंपिक में, जहाँ दुनिया के सारे बेहतरीन खिलाड़ी थे। इससे पहले इन्होंने 9 साल पहले बनाया था 523 कप, जहाँ इनके देश के बेहतरीन खिलाड़ी थे। और आज जहाँ दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी है, उसके बीच में 38 साल का होने के बावजूद भी 25 से 30 साल के बीच के नौजवानों में 38 साल का इंसान कॉम्पीट करता है और वहाँ अपने आप को एक ही हाथ से अपने आप को सबसे दुनिया में सबसे बेहतर साबित करता है। ये इनकी सच्ची लगन और कड़ी मेहनत थी और इनका धैर्य था। ये तो ज़िंदगी ने जो इनका उतार चढ़ाव के साथ जो इम्तिहान लिया था इनकी राइट हैंड का, वो तो 7 महीने में करके आ गए। लेकिन 8 साल जो ये वेटिंग टाइम था, ये अच्छे लोगों में नहीं होता। पेशेंस छोड़ देते हैं लोग। कई बार लोग किसी कंपनी से बाहर निकल जाते हैं, यार कंपनी में सैलरी नहीं बढ़ रही, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। इसी चीज़ को अगर आप समझ जाइए, कई बार अक्सर लोग कहते हैं अरे ये तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ये बड़ा आगे निकल गया, इसकी सैलरी इतनी मिल रही है, इसके साथ ये हो रहा है। बात ये है कि जो बात उसके अंदर है ना, और जो आपकी स्किल में आपके पास उससे अच्छा स्किल है, आप उससे ज़्यादा टैलेंट हो, आप उससे ज़्यादा तेज हो, लेकिन एक बात उसके अंदर है, उसके अंदर धैर्य है। कंपनी अगर ग्रोथ नहीं करती है, सैलरी नहीं बढ़ाती है, तो आप वहाँ पे टूट जाते हो, आप बेचैन होने लगते हो, व्याकुल होने लगते हो, पेशेंस नहीं रहता है आप में, धैर्य नहीं रहता है। आप छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाते हो, आपको उस कंपनी से कुछ तो सैलरी ज़्यादा मिलती है, लेकिन जब इस पहली कंपनी का वक्त बदलता है और जब ये कंपनी ग्रोथ करती है अगले 4 साल 5 साल 10 सालों में, तो सबसे पहले ये अपने पुराने वर्कर का ख्याल रखती है, उनकी सैलरी बढ़ाते हैं, उनको आगे। यही फ़र्क होता है एक टैलेंटफुल आदमी में, जिसके पास अच्छा खासा स्किल होता है लेकिन पेशेंस नहीं होता है टैलेंटेड आदमी में, और वो फिर भी पीछे रह जाते हैं। और एक इंसान जिसके अंदर ज़्यादा टैलेंट नहीं होता है, कम स्किल होती है, लेकिन वो आगे निकल जाता है, सिर्फ किस लिए कि उसके पास पेशेंस लेवल, धैर्य अच्छा होता है। वो समय पर समय के साथ धैर्य को रखता है, छोड़ता नहीं है। खैर 1948 के ओलंपिक में जीत जाते हैं एक बार फिर, बहुत ज़्यादा इनकी हाईलाइट होती है, बहुत ज़्यादा मीडिया में इनको उठाया जाता है, क्योंकि इस बार ये ओलंपिक जीत के लाए थे। नेशनल चैम्पियनशिप नहीं जीती थी, और वो भी 38 की एज में। कब? जब इनका एक हाथ 9 साल पहले ही जा चुका था, और सिर्फ एक हाथ से। ये 9 साल जो अपने आप को इन्होंने मेंटेन रखा, ये सबसे ज़बरदस्त था। लेकिन इन्होंने अपने आप को यहाँ पे नहीं रोका, और ना ही इनकी ज़िंदगी ने इम्तिहान लेना छोड़ा। इन्होंने अपने आप को यहाँ पर नहीं रोका, और ना ही जीवन ने इनका इम्तिहान लेना छोड़ा। इस 1948 के ओलंपिक के बाद 1 महीने बाद बंदूक लोड करते समय, क्योंकि इनका एक ही हाथ था, बंदूक लोड कर रहे थे, बाय मिस्टेक में ही वो बंदूक अच्छे से लोड नहीं हो पाई और गोली चल गई, क्योंकि इनके राइट पैर में लग गई। पैर फ्रैक्चर हुआ। तो फिर कहीं ना कहीं कुछ दिन प्रैक्टिस छूट गई, क्योंकि बैलेंस के साथ खड़े नहीं हो पाते थे, सही से पोजीशन नहीं बन पाती थी। वापस से अपने पैर को ठीक जब हो गया, इनका पैर वापस से पैर ठीक हो गया, तो पूरा डेडिकेटली इस बार भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। यहाँ एज इनकी 38 साल थी, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं था इनके अंदर। ना आपने उस 1948 का ओलंपिक जीतने की वजह से हुए डिस्ट्रैक्ट हुए, और ना ही इधर पैर पे गोली लगी इसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हुए। वापस कुन फोकस रहे, और लाइफ ने इनका एग्ज़ाम लिया। लाइफ से इन्होंने कहा कि ज़िंदगी तेरा तो हो गया, मेरा अब भी बाकी है। अब क्या बाकी है? ओलंपिक तो जीत ही लिया ना यार,
ओलंपिक आपको जीतना था 1948 में, आपने ओलंपिक जीत लिया, लेकिन अब क्या बाकी है? और वो भी तब आप 38 ईयर की हो गए। लेकिन ये 1948 के बाद प्रैक्टिस करते हुए वापस अपने आप को लेकर के आते हैं 1952 के ओलंपिक में। वहाँ पे एक बार फिर से ये 20, 25, 30 साल के नौजवानों के बीच कॉम्पीट करते हैं और इस बार भी 1952 का ओलंपिक जीत जाते थे और इतिहास रच देते हैं दुनिया में। सिर्फ एक तो हाथ इनका आपको पता ही है नहीं था और उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उसके साथ ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं कि ओलंपिक में शूटिंग में रैपिड फायर में 20 मीटर रैपिड फायर में 2 बार लगातार ओलंपिक लाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। कहाँ लोग कह रहे थे कि उम्र इतनी बड़ी हो गई 42 की एज में। और जानते हैं इस बार इन्होंने कितने अंक प्राप्त किए थे? इस बार इन्होंने 579। लास्ट ओलंपिक में इन्होंने 1948 में कितने अंक प्राप्त किए थे? 580। और 1952 के ओलंपिक में, यानी कि उम्र 4 साल बढ़ती है 42 साल में, यानी कि 4 साल उम्र बढ़ने के बाद सिर्फ 1 पॉइंट गिरते हैं ये, सिर्फ 1 पॉइंट। वो भी इनका लेफ्ट पैर इंजर्ड रहता है, सॉरी राइट पैर इंजर्ड रहता है कुछ दिन और कम प्रैक्टिस करने। तो इसे कहते हैं जज्बा कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, कि ज़िंदगी इम्तिहान कितना कड़ा भी ले, उस इम्तिहान को तो पार करना ही करना है। लेकिन इंसान वो सब चीज़ें क्रॉस कर जाते हैं। अपनी लाइफ में लोग टफ टाइम से निकल जाते हैं, लेकिन टफ टाइम से निकलने के बावजूद भी लोग कहाँ फंस जाते हैं? जहाँ पेशेंस की ज़रूरत होती है। अक्सर लोग यहीं पे चूक जाते हैं और अक्सर जो लोग पेशेंस रखते हैं वो लोग आगे निकल जाते हैं इन टैलेंटेड लोगों से, इन मजबूत लोगों से। ऐसे लोग जो लाइफ के अप एंड डाउन से तो निकल जाते हैं क्योंकि उनके में साहस होता है। आज के दौर में आप जाइए बाहर तो देखिए, जब ट्रैफिक होता है तो 2 मिनट 3 मिनट के ट्रैफिक में भी लोग परेशान हो जाते हैं। इतनी देर का पेशेंस उनके अंदर नहीं होता है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी गाड़ी के आगे किसी की गाड़ी खड़ी है, उसको हॉर्न बजा बजा के इरिटेट करते हैं और फिर वो निकल जाते हैं। आगे गाड़ी वाला बंदा निकल जाता है बाहर और वो सामने वाले से बहस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे होते हैं लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब ऐसे लड़ाकू लोगों को सड़कों पे जो लड़ने के लिए तैयार हो, आपको लगता है इनके पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लेकिन इसी कॉन्फिडेंस में आकर के ये पेशेंस ना रख के सामने वाले से झगड़ा कर ले और फिर परेशान हो जाए। कहीं कहीं मतलब बहुत ज़्यादा मारपीट हो जाती है, पुलिस तक में चले जाते हैं। वहाँ आपसे 2-3 मिनट का पेशेंस नहीं था आपके पास कि 2-3 मिनट में ट्रैफिक निकल जाएगा, वो नहीं था। लेकिन यहाँ से झगड़ा करके आप पुलिस के चक्कर काटते रहो, परेशान होते रहो, ये टाइम रहता है, लेकिन 2 से 3 मिनट का पेशेंस नहीं रहता है। तो आज लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंसफुल हो जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि कामयाब होने के लिए साहस और हिम्मत की ज़रूरत होती है। नहीं दोस्त, पहले धैर्य की ज़रूरत होती है। जब तक आपके पास धैर्य नहीं रहेगा तब तक आपके पास कोई भी आपका टैलेंट, आपका स्किल काम नहीं कर सकता। आपका साहस भी आपके साथ नहीं रह सकता। याद रखिएगा, साहस कभी भी धैर्य के आँख में। लाइफ में कई बार ऐसा होता है जहाँ पे आपको बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। और कंट्रोल भी वही लोग कर पाते हैं जिनके पास धैर्य होता है। योगा में मोटापा कम करने के लिए कई बार अपने खाने पे फोकस करना होता है कि आप खाना सही खाइए। कई तो ऐसे लोग होते हैं जिनको रोज़ मीठा खाना है, अच्छा खासा खाना है, वो छोड़ ही नहीं सकते। डायबिटीज़ कैंप में मैं देखता हूँ या ओबेसिटी कैंप में मैं देखता हूँ, जो लोग आते हैं अक्सर उनकी सबसे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है खाने के मामले में मीठा खाना। उनको बोला जाए छोड़ दो तो वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पे आपको करना तो कुछ भी नहीं है, हिम्मत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुद पे कंट्रोल कि आपको ये चीज़ नहीं खानी है या इतनी मात्रा में का ये लोग नहीं मानते। तो भैया, जब आप मानेंगे नहीं, आप कंट्रोल करेंगे नहीं, आपका धैर्य आपका साथ देगा नहीं, तो वेट कैसे लॉस होगा? वेट लॉस करने के लिए तो 70% आपको एक्सरसाइज से ज़्यादा अपने डाइट पे काम करना पड़ता है। आपका वेट इसलिए बिगड़ता है कि आप अननेसेसरी चीज़ें खाते हैं, डिसिप्लिन में खाते हैं, तभी जाके ये चीज़ें गड़बड़ होती है। लेकिन लोगों के पास उतना धैर्य नहीं है। आज की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं इम्पेशेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंसान को धैर्य रखने की बहुत आवश्यकता है। आशा करता हूँ कि इस स्टोरी के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि पेशेंस क्या होता है, और साथ ही साथ एक मोटिवेशन। लाइफ में लोग जो टूट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, भगवान तूने मेरे साथ ये क्यों कर दिया, भगवान तूने मेरे साथ वो क्यों कर दिया। सोचिए, कार्लोस टकाज 1940 का जब ओलंपिक कैंसिल होके 44 में गया था और 44 से भी जब 48 में आ गया था, उनकी एज बढ़ रही थी, वो भी तो भगवान को पूछ सकते थे ना, वो भी कह सकते थे
वो भी कह सकते थे कि हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हे भगवान मैं 1936 के ओलंपिक में जाने वाला था लेकिन वहाँ पे तूने एक रूल रखवाया। वहाँ पर भी एक चीज़ ये हुई थी, जब ये 1939 का चैम्पियनशिप जीतते हैं उसके बाद इन्होंने हंगरी मिलिट्री आर्मी को पिस्टल शूटिंग में पदक दिलाने में सहायता की थी। तो जब इन्होंने ऐसा कर दिखाया था 1939 में, तो मिलिट्री आर्मी ने की रूल हटा दिया था कि अब यहाँ पे सिर्फ ऑफिसर ही पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ओलंपिक में, यहाँ तक कि आर्मी मैन भी कर सकते हैं। तो सोचिए 1939 में रूल हट गया, 1936 में ये रूल था, 1948 में जब 1944 का ओलंपिक जब पोस्टपोन हो गया 1948 में पहुंचा, तो इन सब चीज़ों को याद करके ईश्वर को कोस सकते थे ना, ईश्वर को भला बुला कह सकते थे ना, कहते कि हे भगवान तूने मुझे ही चुना था दुख देने के लिए, तू ही चाहता था कि मैं ओलंपिक में ना जाऊँ, मैं ये करूँ ना वो। नहीं, इन्होंने नेगेटिविटी को कभी आने ही नहीं दिया, इन्होंने अपने फोकस को डिस्ट्रैक्ट होने ही नहीं दिया, इन्होंने अपने धैर्य को कभी खोया ही नहीं। आपका हार्डवर्क तो आपके ऊपर काम करेगा ही करेगा, डेफिनेटली हार्डवर्क काम करता है, लेकिन वो और अच्छा तब काम करेगा जब आपके पास धैर्य होगा। सही, धैर्य में अक्सर लोग इतने डिसीजन लेते हैं, धैर्य में लोग उनके पास धैर्य नहीं होता है। अच्छे डिसीजन लेने वाले के पास धैर्य होता है, और जो अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते उनका रीज़न धैर्य ना हो पाना, पेशेंस ना हो पाना। लोग सामने वाले से झगड़ा कर लेते हैं, गाली गलौज कर लेते हैं, और यहीं पे कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ने लगती है। बिजनेस भी चल रहा होता है, लोग उस पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि धैर्य नहीं होता है उनके पास, वो क्षमता नहीं होती है। कॉन्फिडेंस ही ज़रूरी नहीं है, धैर्य सबसे पहले ज़रूरी है। जब तक आपके पास धैर्य नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा, तब तक कॉन्फिडेंस भी आपका उतने अच्छे लेवल तक काम नहीं कर सकता। और जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे ना, आपका टैलेंट, आपकी कड़ी मेहनत, आपका कॉन्फिडेंस, कई सारी चीज़ें जब एक जगह पे आएंगी धैर्य के साथ साथ, तो डेफिनेटली आप लाइफ में बहुत आएंगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक देना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 2 लोगों की ऐसी जीवनी लेकर के आऊँगा अपने 2 वीडियो में, तो दूसरा वीडियो की भी लिंक मैंने इसमें डाली है, जाकर के ज़रूर देखिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी सुखद और मंगलमय कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।